गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम है जयदीप मिश्रा। आपको पता है मेजरमेंट सब्जेक्ट में आपका ले रहा हूँ। तो जैसे आप पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि मेजरमेंट होता क्या है, कि किसे कहते हैं मेजरमेंट, और मेजरमेंट की एरर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली है। कि अगर किसी को वो लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है थोड़ा अच्छा टॉपिक है। मेजरमेंट का कंसेप्ट हम देखना चाहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होती है उसके क्लासिफिकेशन क्या है, और थोड़ी बहुत हम लोग मेजरमेंट की मेथड भी देख लेंगे। तो आओ शुरू करते हैं फटाक से। तो हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, हम उसका कुछ क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। कि जैसे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ, ओके। कि जैसे जो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग के लिए यूज होता है, यानी फिजिकल या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो जिस चीज से वो मेजर होता है उसी चीज को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मेजरमेंट का टर्म क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट कर देते हैं कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है कि दो क्वांटिटी के बीच में जिसकी सेम यूनिट हो, उसके बीच में, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना। यानी कि हम एक हमारी जो क्वांटिटी होगी वो हमारी वेल नोन होगी, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रूफ होगा, और जो दूसरी क्वांटिटी होगी उस जो अननोन क्वांटिटी होगी, तो उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। अब ये कंपैरिजन जो होता है आपका, कंपैरिजन जो भी होगा, एक मिनट जरा रुक जाइए। जो कंपैरिजन अब वो जो कंपैरिजन होगा वो पहले से प्री डिफाइंड आप क्वांटिटी का और जो अननोन क्वांटिटी है जिसको आपका मेजर करना है उसके बीच में होगा, तो उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। ओके, फाइन। अब जैसे कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं हुई तो दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे कि एक का मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, वो अननोन है, तो किसी नोन क्वांटिटी के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे और हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये कितना है। तो जिस चीज का जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। गॉट इट? ओके, जो अगर मेजरमेंट के बारे में कुछ भी आपको इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं आपके। एक होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और एक मैकेनिकल। मेनली उसकी थ्री टाइप्स होते हैं। अदर उसकी सब कैटेगरीज होती है, तो वो हम देख लेते हैं कि सब कैटेगरीज कौन कौन सी है। ओके, तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट के आपके तीन टाइप है। तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रिकल को हम दो और सब डिवाइड करते हैं। एक एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट होती है, और एक सेकेंडरी डायरेक्ट होती है। सेकेंडरी डायरेक्ट जो हमारी मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को भी हम आगे दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक नल डिफ्लेक्शन होता है, और एक डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम तीन और सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट में, और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। ओके, तो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका ये पूरा एक सब डिवीजन है, एक चार्ट है जो यहाँ पे आपको बताया गया है, जो आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसे फर्स्ट करके मार्क कर रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
ओके, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको और सब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट और एक सेकेंडरी डायरेक्ट। ओके, सेकेंडरी डायरेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और एक नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसके 3 पार्ट और होते हैं, एक इंडिकेटिंग टाइप होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप होता है और एक रिकॉर्डिंग टाइप होता है। ओके, तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या कौन सी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या काम करती है और क्यों वो कहलाती है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्यों यूज होता है? हम सब ने 11th 12th में हमने सब ने यूज किया है, आपका वर्नियर कैलिपर्स यूज किया है, स्केल तो आप सभी जने यूज करते ही हैं। ओके, जैसे फिर आप वजन करने के लिए कोई वजन कांटा या फिर आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पे आपको देखे तो, जो आपके घर पे अगर आपके घर पे गैस का गैस का बॉटल आता है, यानी गैस का जो बाटला आता है, तो उसके साथ एक वजन लेकर आता होगा वो गोल टाइप का। तो वो जो गोल टाइप का के वजन होता है वो आपका वो उठा के दिखाता है और आपको जो कांटा होता है वो आपका वजन बताता है इंस्ट्रूमेंट में। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक टाइप का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। चलो ठीक है, आपने अगर वो ना देखा हो तो आपने वर्नियर कैलिपर्स तो देखा ही होगा। वर्नियर कैलिपर्स देखा होगा आपने, फिर ये माइक्रोमीटर देखा होगा आपने। ओके, तो ये वर्नियर कैलिपर्स तो 11th 12th में आपने हर फिजिक्स की लैब में आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स है, ये माइक्रोमीटर है, इसका यूज हम लोग क्यों करते थे? इसका यूज हम लोग कोई भी क्वांटिटी होती, अननोन क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी कितनी है उसे मेजर करने के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे। ओके, तो देखिए कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट uses for measuring the physical quantity. This instrument is suitable for measuring the static and stable condition because this instrument is unable to give response to the dynamic condition. Okay? ये आपकी एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका, वो एक परफेक्शन के साथ, यानी उसको परफेक्शन के साथ वो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके बताता है। उसमें जो एरर है वो कुछ मीन्स बहुत छोटी हो सकती है, या तो फिर वो आपकी एरर हो सकती है, या तो फिर वो कांटा मिट गया हो सकता है। ओके, तो इस टाइप के कुछ एरर आ सकती है जो हम प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको एरर्स के बारे में जानकारी ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। ओके, तो अब दूसरा देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, हर चीज़ सबको डिजिटल चाहिए, यानी आपको किसी को भी एनालॉग पसंद नहीं आता जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कुछ इमेजेस रखी है, देख सकते हैं आप। जैसे मल्टीमीटर है, क्लैंप ऑन मीटर है आपका, ये भी मल्टीमीटर है, फिर ये आपका थर्मोमीटर है। ठीक है, ये आपका टैकोमीटर है, ये आपका टैकोमीटर है, ये आपका माइक है सेंसर वाला। ओके, फिर ये आपका, ये भी क्लैंप ऑन मीटर है, ये भी क्लैंप ऑन मीटर है आपका, ये मल्टीमीटर है। तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे यूज क्यों होते हैं? क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्विक होता है। जो मेजरिंग क्वांटिटी होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, वो एकदम एकदम एक्यूरेसी वाला होता है। एक्यूरेसी मीन्स उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। किसके कंपेयर में? वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल के या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं उसके कंपेयर में जो उसका मेजरमेंट होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है और रिस्पॉन्स भी बहुत ही क्विक होता है। ओके,
तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इतना ही था। आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप इतना लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैज द क्विक टाइम रिस्पॉन्स। द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द क्विक रिस्पॉन्स एज compared to the electrical and mechanical instrument, and their measurement is accurate than the mechanical and electrical instrument. ओके, थोड़े एग्जांपल लिख देंगे आप। मल्टीमीटर है आपका, आपका वोल्ट मीटर है, आपका क्लैंपन मीटर है, आपका फिर ये थर्मामीटर है। ओके, स्पिग्नोमीटर है, स्पिग्मेनोमीटर। स्पिग्मेनोमीटर का मतलब क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर आजकल ये सब डिजिटली यूज करते हैं, तो ब्लड प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम स्पिग्मेनोमीटर बोलते हैं। ओके, अब तीसरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मेन इंस्ट्रूमेंट हमारे हम जो यूज करते हैं लेबोरेटरीज में, वो सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सॉरी आपको फिगर थोड़ी क्लियर नहीं दिखेगी, चलिए सॉरी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जानकारी तो मिल ही सकती है कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका यूज़ क्यों होता है। उसका यूज़ होता है कि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकें, जैसे कि हमारा करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, ओके, स्पीड हो गया। और एग्जाम्पल्स के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ए मीटर ले सकते हैं, वोल्ट मीटर ले सकते हैं, वॉट मीटर ले सकते हैं, फिर आपका टैकोमीटर ले सकते हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में, वो सारी की सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। अब जैसे कि ये थोड़ा बहुत है कि ए मीटर का काम क्या है। ए मीटर हमारा सबको पता है, आप सबको पता है ए मीटर का वर्क क्या होता है, तो मैं बताऊंगा नहीं कि ए मीटर का वर्क क्या होता है, लेकिन ठीक है, आपको अगर आपको किसी को नहीं पता तो आप जान लीजिए कि ए मीटर आपका करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और जो आपका वॉट मीटर है वो आपका पावर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ओके। तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके उसको भी आउटपुट रीडिंग के अनुसार, जो उसका रीडिंग जो आउटपुट आपको मिलता है उसके अनुसार कुछ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए, इधर हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक सेकेंडरी होता है। ओके, तो आगे उसके बारे में देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। ओके। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं कि जो फिजिकल कांस्टेंट के रिगार्डिंग आपकी जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर करके आपको वैल्यू देता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। ओके। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया आपका, डिग्री चेंज हुआ, मीटर कांस्टेंट हो गया, ये सब आपकी जो होती है वो फिजिकल कांस्टेंट होती है। ओके। तो एब्सोल्यूट हम क्या लिखेंगे कि द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट gives the value of measures quantities regarding the physical constant. The physical constant means the angle of deflection, degree and meter constant. The mathematical calculation is required. ये सब मेन है इधर। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर होती है। मीन्स अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है और अगर आप उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जो मेजरिंग वैल्यू नहीं होगी। मीन्स आपकी मेजरिंग वैल्यू के लिए जो वैल्यू आपको जरूर होनी चाहिए वो चीज़ आपको वो इंस्ट्रूमेंट बताएगा। ओके। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर के लिए हमने प्रेशरिंग गेज यूज किया हुआ है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर वो मेजर करके देता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में वो हमारा जो ये मीटर है कुछ वैल्यू देगा, जैसे कि 40 है, 50 है, 30 है, 40 है, या तो फिर आप नीचे वाला स्केल यूज कर लो या तो फिर आप ऊपर वाला स्केल यूज कर लो। जैसे आप नीचे वाला स्केल यूज कर रहे हो तो आपको कुछ वैल्यू देगा,
वो वैल्यू देगा आपका एम बार में। ओके, तो वो एम बार में जो आपका एम बार में आपकी जो वैल्यू देगा उसको आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज करेंगे और उस बिहाफ पे आप वैल्यू निकालेंगे, तब जाके आपको प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। ओके, प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू आपको तब पता चलेगी। अब देख लेते हैं हम आगे आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जो आपका जो डिफ्लेक्शन होता है किसका, आपका ये जो मीटर है उसके मीटर का जो आप ये कांटा बोलते हैं, कांटा जिसे हम, ओके, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्ट ही आपका वैल्यू दे देता है। ओके, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इन द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट the deflection shows the magnitude of the measurable quantities. Okay, the calibration of the instrument with the standard instrument is essential for the measurement. इसका मतलब क्या है कि आपका जो मीटर आप यूज कर रहे हैं उसमें जो कैलिब्रेशन है वो बहुत ही सटीक होना चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए और बहुत ही एसेंशियल क्वांटिटी है मेजरमेंट के लिए। वो नहीं हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका ये हो सकता, तीसरा पॉइंट ये है कि जो ये डिवाइस का आउटपुट है, ओके, तो वो डायरेक्टली आपका ऑब्टेन होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे फिगर में दे रखा है, तो स्पीडोमीटर के अनुसार जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको अगर एनालॉग मीटर है आपका बाइक में, अगर समझ लीजिए बाइक है या पुरानी कार है तो आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा कि जो एनालॉग मीटर है आपका, तो ये जैसे ही जैसे पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा वैसे वैसे आपको वो स्पीड बताता जाएगा। जैसे आपका ये पॉइंटर यहाँ 10 पे हुआ तो आपको स्पीड पता चलेगी कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे ये पॉइंटर होगा तो इसमें हम किसी भी टाइप का कैलकुलेशन की हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो भी वैल्यू डायरेक्ट हमें ये पॉइंटर बताता है वही हमारी डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है। ओके, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम एमीटर को भी रख सकते हैं, वोल्टमीटर को भी रख सकते हैं, और जो हमारा पावर मीटर होता है, जो एनर्जी मीटर होता है, यानी कि हम जिसे वॉट मीटर बोलते हैं, उसे भी हम रख सकते हैं। ओके, अच्छा अच्छा, वॉट मीटर से एक चीज याद है मुझे, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपके घर में जो वॉट मीटर आता है, मीन्स जो आपका आगे वॉट मीटर लगा हुआ होता है, तो वो क्या मेजर करता है। ओके, यानी कि आप जो बिल भरते हैं वो किस चीज का बिल भरते हैं, आप पावर का भरते हैं। चलिए ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि जो आप बिल भरते हैं वो किस चीज का बिल भरते हैं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ओके, नाउ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, एक आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है और एक आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आता है। चलिए, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिजिटली आपको आउटपुट देता है, यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको आउटपुट देता है, और जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है किससे, एज कम्पेयर टू द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर नहीं होती रीडिंग में। अगर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे कहीं पे भी तो आपकी जो ह्यूमन देखने की कभी एरर हो सकती है, तो हम जो देखने की एरर होती है वो नहीं हो सकती, इसीलिए हम उसे इसीलिए आजकल अभी डिजिटल हम इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मल्टीमीटर है, फिर जैसे आपका करंट यानी एमीटर वोल्टमीटर दोनों है जिसको हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में अक्सर, ये डिजिटल है। ओके, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स में हम मल्टीमीटर रख सकते हैं, वॉटमीटर रख सकते हैं। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो आउटपुट आता है वो वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है, ड्यू टू द ह्यूमन एरर, मतलब ह्यूमन के एरर की वजह से हम हमारे जो रीडिंग आ सकते हैं वो गलत भी आ सकते हैं। ओके, तो ये पुरानी लैब्स जब
जब एकदम पुराने टाइम की हुआ करती थी तब ये टाइप के एनालॉग मीटर्स हम यूज करते थे। तो जो हमारी क्वांटिटी आती थी, जो भी हमारा मेजरिंग क्वांटिटी आती थी, वो गलत भी आ सकती थी। ओके, तो इसलिए उसे हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बंद करके हमने डिजिटल की तरफ हम लोग रुख कर लिए। ओके, तो आजकल लगभग हर जगह पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट whose output varies continuously is known as the analog instrument. Analog instrument has the pointer which shows the magnitude of the measurable quantity. ये तो हम सभी जानते हैं, इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो पॉइंटर होता है वही हमें मेजरिंग क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड बताता है। ओके, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को हम फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं। कौन से टाइप में हम करते हैं? एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट, नल डिफ्लेक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो पहले तो टर्म समझिए कि नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे आप, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आपके घर में अगर कोई गैस का बाटला आ रहा है, समझिए समझिए कि कोई गैस का बाटला आ रहा है आपके घर में, तो वो अपने साथ में एक स्प्रिंग बैलेंस लेके आता था। ये जो स्प्रिंग बैलेंस बताया है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये खड़े टाइप का है। मतलब आपका स्क्वायर टाइप भी बोल सकते हैं आप, रेक्टेंगल टाइप भी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो वो लेकर आता है तो वो गोल टाइप का लेकर आता है। तो उसमें जो पॉइंटर होते हैं, तो उसके नीचे ऐसा कुछ वेट लगता है, जैसे इसमें बताया स्प्रिंग बैलेंस में उसमें कुछ वेट लगता है। तो वेट लगता है तो एक स्केल के अंदर एक पॉइंटर घूमता है। ओके, ये खड़ी स्केल पे एक पॉइंटर घूम रहा है। तो जो एब्सोल्यूट इतना वेट होता है उसका, जितना वेट होता है, ये वेट उससे उतना नीचे जा रहा है और ये पॉइंटर नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है और आपको स्केल रीडिंग्स मिल रही है। तो नल टाइप डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक बार आपको अगर ये क्वांटिटी मिल गई, फिर ये पॉइंटर का खिसकना बंद हो जाएगा। ना तो वो नीचे की तरफ खिसकेगा, ना तो ऊपर की तरफ खिसकेगा। ये जो होता है ओके, ये टाइप की जो स्प्रिंग बैलेंस की टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसे हम नल टाइप कहते हैं। मतलब आपका ये एक बार आपको मेजर क्वांटिटी मिल गई तो उसके बाद वो वापस हिलेगा नहीं, उसी को हम नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब जैसे आपने कभी कोई, जैसे समझ लीजिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट में जैसे कोई मशीन का आपने प्रोजेक्ट, मशीन का आपने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो आप एनालॉग यूज कर रहे हैं। अब वो जो ए मीटर, अगर आप समझ लीजिए कि ए मीटर या वोल्ट मीटर पे आप वोल्टेज ले रहे हैं, तो वोल्ट मीटर पे आप वोल्टेज जैसे ले रहे हैं, तो जैसे जैसे वो जैसे जैसे उसका उसको वोल्टेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग टाइप बैलेंस में आपका क्या होगा कि वो जो डिफ्लेक्शन है आपको जो देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके, सेकंड है आपका ये बीम बैलेंस, जो आप सब्जी वाले के पास देख सकते हो। वो एक तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जीरो और नल डिफ्लेक्शन। ओके, नल डिफ्लेक्शन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। तो इन द इंस्ट्रूमेंट the zero or null deflection indicates the magnitude of measured quantity. The instrument has a high accuracy or sensitivity. नल डिफ्लेक्शन टाइप में क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक नॉन क्वांटिटी होती है। नॉन क्वांटिटी क्या है कि एक स्केल है। ओके, और ये दूसरी अननोन क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे एक वेट है। तो एक नॉन क्वांटिटी होती है और एक अननोन क्वांटिटी होती है। नल टाइप में हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे ही ये
जैसे ही नोन टाइप और अननोन टाइप की मेजरिंग क्वांटिटी इक्वल हो जाती है तो ये पॉइंटर जो होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन पे आ जाता है। जीरो डिफ्लेक्शन मीन्स अब वो ना तो आगे बढ़ेगा ना ही पीछे जाएगा। ओके, तो उसे उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब नल टाइप डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो हम पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं उसे, गैल्वेनोमीटर में भी यूज होता है। ओके, ये मैंने आपको ये थोड़े बहुत दूसरे बहुत रियल टाइप के एग्जांपल भी दे दिए आपको मैंने। स्प्रिंग बैलेंस जो आपको होता है, फिर आपका जो सब्जी वाले के पास जाते हो उसमें भी होता है आपके पास, तो उसे हम नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ओके, तो ये एनालॉग का फर्स्ट फर्स्ट टाइप था। सेकंड कैटेगरी आएगी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन टाइप का मतलब क्या होता है कि आपका वो जो इंडिकेटर होता है आपका वो डिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स आपको डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग करेगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट in which the value of measuring quantity is determined through the deflection of the pointer is known as the deflection type instrument। यानी कि सिंपल है कि आपको जो भी मेजरिंग क्वांटिटी है आपकी, वो जो स्केल है वो आपका डिफ्लेक्ट करके आपको इंडिकेट करेगा या फिर उसकी वैल्यू देगा। तो जो जिस टाइप का जिस इंस्ट्रूमेंट वो हम यूज करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को हम डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके, तो डिफ्लेक्शन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको तीन टाइप और हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे परमानेंट मैग्नेट कोई आपका मीटर है, समझ लीजिए कि ये वोल्ट मीटर है, तो आपका एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक मूविंग कॉइल आपके अंदर दे रखी होती है जिसके साथ हम पॉइंटर कनेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे जैसे कि आप जैसे ही आपका यहाँ पे कोई एन या एस एन या एस पे आपका कोई करंट आया तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जनरेट हुआ, और ये जो मूविंग कॉइल है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट होने लगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट होने लगी तो आपका जो ये पॉइंटर है वो स्केल पे दोलक लोलक दोलक नहीं लोलक लोलक मतलब आपने वो घड़ी देखी होगी, जो लोलक की तरह आपकी हिलने लगा, और आपको पॉइंटर पे आपको स्केल बताने लगा कि कितने करंट, कितने का वोल्टेज या कितने का करंट आपके सर्किट में से पास हो रहा है। तो ओके, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम तीन और टाइप में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ी आपको कि डिफ्लेक्शन टाइप को और तीन टाइप में हम डिवाइड करेंगे? तो उसके स्केल के आधार पे हमने इसको डिवाइड किया है। ओके, अब जैसे इंडिकेटिंग टाइप का होता है, जो वो स्केल होता है आपका इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट का, वो ग्रेजुएटेड यानी ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ, यानी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 100 है। ओके, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट ये होता है। तो इसीलिए हम इंडिकेटिंग उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसमें जो स्केल होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ग्रेजुएटेड डायल होता है उसके अंदर, ग्रेजुएटेड इंक्रीजिंग होती है इसके अंदर। ओके, तो इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज नोन एज द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। The indicating instrument has the dial which moves on the graduated dial. The voltmeter, ammeter, power factor meter are the examples of the indicating instrument. वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया, वो आपका इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें जो स्केल यूज होती है, मेन आपको क्या याद रखना है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल यूज होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। मेन आपका यही है। ओके, now the second point is integrating instrument।
अब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपको एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी को मिक्स करके आपको एक फाइनल क्वांटिटी आपको बताए। जैसे कि आपका घर में जो आपका एनर्जी मीटर आता है, घर में जो आपका एनर्जी मीटर होता है, वो एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कैसे? क्योंकि उसमें टोटल जो भी टोटल एनर्जी सप्लाई हो रही है टाइम इंटरवल में, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में, वो आपको बताता है, मेजर करके बताता है। इसीलिए हम उसे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके, तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि आपको एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी या फिर तीन क्वांटिटी, उन सबको मिक्स करके उन सब का जो रिजल्टेंट आपको क्वांटिटी आती है तो उसे डायरेक्टली आपको बताता है। तो इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल तो आपको पता ही है कि घर में जो आ रहा है वो आपका मीटर एक टाइप का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो द टोटल एनर्जी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड मेजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है एनर्जी मीटर की। एनर्जी मीटर की बात हो रही है आपकी कि जो एनर्जी मीटर है वो किस किस का आपका प्रोडक्ट बताता है। तो टाइम होता है उसका, और आपके कितनी पावर आपके सप्लाई हो रही है उसका। ओके, तो एनर्जी मीटर, वॉट आवर मीटर और एंड द एनर्जी मीटर आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो समझ में आया आपको इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं? ओके, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ में आया, आप वापस समझाइए तो हम तो वापस समझा देंगे कि क्या होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ थर्ड टाइप इज रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जैसे मैंने ये बताया था स्पिग मैनोमीटर। स्पिग मैनोमीटर का मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर, और आजकल जो डॉक्टर्स हम यूज करते हैं स्पिग मैनोमीटर में, तो उसमें जो आपका ब्लड प्रेशर है, आपका आपकी जो आपकी हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो सब रिकॉर्ड होती है। ओके, जैसे फिर डायबिटीज की भी मशीन आती है आजकल, डायबिटीज की मशीन आती है, वो आपको मेजर करके देती है और आपका पिछला डेटा भी रखती है। तो उसी को हाँ, इसी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिकॉर्ड कर सकते हैं मेजरिंग क्वांटिटी को, उसी को हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ओके, तो द इंस्ट्रूमेंट records the circuit condition at a particular interval of time is known as the recording instrument। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका डेटा रिकॉर्ड रखता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का, तो उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द मूविंग सिस्टम ऑफ द recording instrument carries a pen which lightly touches on the paper sheet. The movement of the coil is traced on the paper sheet and the curve drawn on the paper shows the variation in the measurement of the electrical quantities। इसका मतलब क्या है? ये एग्जांपल है आपका, जैसे समझ लीजिए आप एग्जांपल में आपके जैसे सिस्मोग्राफ आपने शायद नहीं देखा होगा, सिस्मोग्राफ आपने देखा हो तो आपको पता चलेगी कि जब भी आपका भूकंप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आगे एक पॉइंटर जैसा लगा होता है और उसके साथ एक निडल ज्वाइन करी होती है और एक पेपर होता है। जैसे ही भूकंप आता है तो इतना वो सिस्मोग्राफ इतना सेंसिटिव होता है कि वो जो आपका पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है, और आपके जो पेपर होता है वो पेपर आपके खिसकता है आगे, और आपका एक आकृति बनती है, जो लाइनें बनती है आपकी। तो जो लाइनें होती है वो आपका एक मैग्नीट्यूड बताती है कि आपका कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। ओके, चलिए आपने अगर वो नहीं देखा होगा तो आपने अपने कभी आईसीयू में गए हो तो जो पेशेंट होते हैं उनके हार्ट रेट जानने के लिए आपके एक मॉनिटर होता है, उसके अंदर आपका एक लाइन जलती रहती है। अगर वो लाइन सीधी हो गई मतलब इंसान मर गया, लेकिन अगर वो लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी या ऊपर नीचे चलती रहती है, एक एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलती है वो, तो वो जो पर्टिकुलर पैटर्न में चल रही है वो एक रिकॉर्ड कर रही है
आपका पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का, कि आपकी हार्ट रेट चल रही है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, तो इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नाउ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स सारे खत्म हो गए कि हम इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं। अब कुछ मेथड भी देख लेते हैं कि सर हमने इंस्ट्रूमेंट तो सारे देख लिए, लेकिन अब उसकी मेथड क्या होती है, यानी मेजरिंग के कुछ मेथडमेंट मेथड्स तो होगी। तो हम इसे कुछ 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मेन तो आपकी ये दो है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, बाकी की सब आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम 9 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं कि जैसे डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट है, आपका एब्सोल्यूट है, आपका कंपैरेटिव है, आपका ट्रांसपोजिशन है, कोइंसिडेंस मेथड होती है, रिफ्लेक्शन मेथड होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड होती है और एक कॉन्टेक्टलेस मेथड भी होती है। एक कॉन्टैक्ट मेथड भी होती है। कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट मेथड में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में हमें जो मेजरिंग क्वांटिटी मिलती है उसी का हम यूज करके आगे की मेजरमेंट करते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। ओके, तो आइए डायरेक्ट मेथड भी देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इज सिंपल मेथड of measurement in which the value of quantity to be measured is obtained directly without any calculation। मतलब जो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, आपको जो मैंने पहले पढ़ाया आपका जो ये इंडिकेटिंग टाइप का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, फिर आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है आपका। तो जितने भी सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपकी डायरेक्टली क्वांटिटी आपको बताते हैं। तो जो वो मेथड होती है डायरेक्ट मेथड, उसमें हमें डायरेक्टली मेजर्ड क्वांटिटी हमें मिलती है। कोई भी कैलकुलेशन या भी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में हमें जो भी मेजर्ड क्वांटिटी मिली है वो रखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स क्या क्या है उसके, एग्जांपल्स ये है जैसे हमें स्केल्स, सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा स्केल, वर्नियर कैलिपर्स है हमारा, माइक्रोमीटर्स है, बेवल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर तो आपने सबने यूज किया होगा। ओके, तो इस मेथड से हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो हमारी डायरेक्ट मेथड कहलाती है। ये वाली मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, तो दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज इन प्रोडक्शन। ये मेथड एक एक्यूरेट मेथड नहीं है, नॉट वेरी एक्यूरेट, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन इंसेंसिटिवनेस, यानी कि ह्यूमन की जो देखने की शक्ति है या कितना कितना सेंसिटिवली हम उसे मेजर करते हैं उसके ऊपर है डिपेंड। इसीलिए डायरेक्ट मेथड होती है वो वेरी एक्यूरेट नहीं होती। ओके, अब जैसे इनडायरेक्ट मेथड है, तो इनडायरेक्ट जो मेथड होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो to be measured is obtained by measuring the other quantities which are functionally related to the required value। सॉरी, तो इनडायरेक्ट मेथड होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ मेजरिंग की मेजर की अदर क्वांटिटी हम लोग पहले से ही हम ऑब्टेन करते हैं, मीन्स कि वो इंटरनेशनली पहले से ही ऑब्टेन करी होती है, हर जगह वही आपकी चलेगी। तो उसके साथ हम दूसरी मेजरिंग क्वांटिटी हम निकालते हैं। तो जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एंगल मेजरमेंट बाय साइन बार, जैसे साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू हमें पता है 30 है, लेकिन साइन 30 की वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है, तो हम थीटा की वैल्यू उसके अंदर रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू हम उसमें निकालेंगे। स्क्रू पिच, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू पिच, डायमीटर ऑफ 3 वायर मेथड। ओके, थर्ड हमारी है एब्सोल्यूट और फंडामेंटल मेथड। सो it is based on the measurement of base quantities used to define the quantity। एक बेस क्वांटिटी होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया एब्सोल्यूट और फंडामेंटल, तो वो बेस क्वांटिटी को हम यूज करते हैं किसको, अदर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे
measuring a quantity directly in accordance with the definition of the quantity, or measuring a quantity indirectly by the direct measurement of the quantity linked with the definition of the quantity to be measured. जैसे कोई यूनिट है आपका आपका कोई भी यूनिट ले लीजिए, आप एम्पियर ले लीजिए, वोल्ट मीट ले लीजिए, तो हम उसे एम्पियर ही क्यों कहते हैं, हम उसे वोल्ट ही क्यों कहते हैं? तो जो वो पहले से ही प्री डिफाइंड आपकी क्वांटिटी होती है, मेजरिंग क्वांटिटी प्री डिफाइंड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अदर क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं। जैसे पावर हो गया, तो पावर में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए, ओके, तो वोल्टेज और करंट पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो वो जो एक क्वांटिटी हो गई, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया आपका, तो ये सारी जो क्वांटिटीज है आपका वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो वो जो मेथड हम उस मेथड को यूज करते हैं जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं, तो उसी मेथड को हम एब्सोल्यूट या फिर फंडामेंटल मेथड कहते हैं। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका यूज करते हैं। अब जैसे फोर्स हो गया, तो फोर्स की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि न्यूटन है, ओके। तो वर्क डन क्या हुआ, जैसे वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो पहले से प्री डिफाइंड होती है कि फोर्स की यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, और डिस्टेंस की जो जो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी वो होगी हमारी मीटर, ओके। तो हमारी वर्क डन की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन इंटू मीटर, ओके। तो हम वर्क डन को वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम पहले से प्री डिफाइंड जो क्वांटिटी जो यूनिट का हम यूज कर रहे हैं, तो उसी मेथड को हम एब्सोल्यूट या फिर फंडामेंटल मेथड कहेंगे। गॉट इट? नाउ फोर्थ वन इज कंपैरेटिव मेथड। So in this method, the value of quantity to be measured is compared with the known value of the same quantity or other quantity. तराजू, जो पहले हम एरर में भी पढ़ चुके हैं, तराजू आपका, तो तराजू में क्या होता है, किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे आप, तराजू में वो तोलेगा आपकी सब्जी, तो क्या करेगा, पहले एक नोन वेट उसके पास जो होगा, यानी 5 किलो का, 2 किलो का, आधा किलो का, ओके, 250 ग्राम का, 100 ग्राम का, जो भी उसके पास आपका वजन होगा, यानी वो नॉन क्वांटिटी है। और दूसरे पाले में वो रखेगा अननोन क्वांटिटी, यानी आपकी सब्जी रखेगा। तो वो दोनों को कंपैरिजन करके आपको बताएगा। तो वो जो मेथड वो यूज कर रहा है उसे हम कंपैरेटिव मेथड कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन मेथड। So it is a method of measurement by direct comparison in which the value of the quantity measured is first balanced by an initial known value A, then the value of the quantity measured is put in place of this known value, okay। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है कि समझ एग्जांपल के तौर पे जैसे समझ लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है A, ओके। तो वो जो मेजर्ड क्वांटिटी होती है, तो उसको हम पहले बैलेंस करेंगे किसके साथ, कोई नोन वैल्यू के साथ। तो ये जैसे ए वैल्यू है आपकी, वो अननोन है, ओके। तो अननोन वैल्यू को हम पहले बैलेंस करेंगे, फिर जो बैलेंस हुई है उसको वहाँ वो चीज को हम वहाँ से हटा लेंगे, और उसकी जगह हम दूसरा रखेंगे, बी वैल्यू बी, समझ लीजिए कि बी भी आपकी अननोन वैल्यू है, तो उसको ए की जगह रखेंगे और फिर हम उसे मेजर करेंगे। एक आपको घर कोई भी जैसे समझ लीजिए, आपको कोई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाँ, आपने ये दूध वाले, अगर आप कभी दूध वाले के पास आप घी लेने गए हैं, समझ लीजिए कि उसके पास डिजिटल मीटर है, तो वो क्या करता है, पहले आप उसके ऊपर जो पहले से उसने रखा हुआ है, जो उसने पहले से कोई भी चीज बर्तन रखा हुआ है वो हटा लेता है। तो मीटर जो है, मीटर आपका मीटर आपका कुछ वैल्यू माइनस में बताता है,
ओके, फिर आप जो घी के चीज आप घी जिसमें आप लेकर आएंगे, जैसे समझ लीजिए आपके पास कुछ बर्तन है बड़ा, वो आप ले जा रहे हैं घी लेने के लिए, तो वो रखेगा, वो मीटर पे रखेगा आपका, यानी वजन की मशीन पे रखेगा, तो वो कुछ वजन बताएगी। तो जब वो वजन एकदम स्टेबल हो जाता है, ओके, तो उसके बाद वो एक बटन दबाता है जिससे आपका मीटर 000 बताने लगता है। ओके, तो ये एक ट्रांसपोजिशन मेथड हुई कि उसने पहले उतना बर्तन हटाया, आपका बर्तन रखा, और जो वजन आया उसको पहले उसने एब्सोल्यूट जीरो किया, उसके बाद वो अंदर घी डाल रहा है और आपको तोल के दे रहा है। ओके, तो ये टाइप की जो मेथड है उसे हम ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। तो इसे हम अगर कुछ ट्रांसपोजिशन मेथड अगर हम एक और एग्जांपल है कि determination of mass by means of balance and known weights using the Gauss double weighting method, तो ये भी एक टाइप की ट्रांसपोजिशन मेथड ही हुई। लेकिन ज़्यादा सादा सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि ट्रांसपोजिशन मेथड का एक एग्जांपल क्या होता है, तो इससे आप ट्रांसपोजिशन मेथड समझ सकते हैं कि क्या होता है। ओके, नाउ सिक्स्थ मेथड इज कोइंसिडेंस मेथड। So it is a differential method of measurement in which a very small difference between the value of the quantity to be measured and the reference is determined by the observation of the coincidence of certain lines and signals. Coincidence method क्या होता है? एक coincidentally समझ लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपका बॉडी चेकअप हो रहा है, डॉक्टर आपकी बॉडी चेक कर रहा है, ओके, और आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट, आपका कितना हार्ट चल रहा है, तो वो डिजिटली कुछ स्पिगमेनोमीटर से आपका मेजर कर रहा है, तो आपकी हार्ट रेट चेक कर रहा है वो। तो हार्ट में जो आपका एक लाइन जो मैंने आपको बताई थी, जैसे आईसीयू में होता है वैसे आजकल स्पिगमेनोमीटर में भी आपको दिख जाता है कि आपकी हार्ट रेट कैसे चल रही है। तो वो कुछ इंडिकेट करता है, मीन्स आपकी लाइन जो होती है वो मैग्नीट्यूड आपको इंडिकेट करती है कि आपका जो हार्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डॉक्टर एक आपका कोइंसिडेंसली आपको कुछ एक वैल्यू ले लेगा और आपको बताएगा कि आपका जो दिल है, यानी आपका जो हार्ट है वो फंक्शनल प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ रेफरेंस होता है। तो जो वो रेफरेंस यूज करता है, यानी जैसे उसने कोइंसिडेंसली कुछ अचानक से आपका देख लिया और कुछ एक वैल्यू सर्टेन टाइप की वैल्यू या सिग्नल ले ली और आपको बताया कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो जो वो मेथड यूज कर रहा है उसी मेथड को हम कोइंसिडेंस मेथड भी कहते हैं। एक और एग्जांपल है मेजरमेंट बाय द वर्नियर कैलिपर्स माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर्स से जैसे कि हम किसी चीज का डायमीटर ले रहे हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई पॉइंटर जैसे दो पॉइंट के बीच में आ गया, जैसे कि आप स्केल से कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो जैसे समझ लीजिए 4.1 और 4.2 के बीच में आ गया कोई भी वैल्यू, तो 4.1 और 4.2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो जो वो वैल्यू ली हमने, तो वो एक टाइप की कोइंसिडेंस हो गया कि हमने वही वैल्यू ली। तो इस जो मेथड हम इस मेजरमेंट में यूज करेंगे वो मेथड हम कोइंसिडेंस मेथड कहलाएगी। ओके, डिफ्लेक्शन मेथड, सेवंथ है हमारे डिफ्लेक्शन मेथड। सो in this type method the value of the quantity to be measured is directly indicated by the deflection of a pointer on a calibrated scale। तो डिफ्लेक्शन टाइप मेथड, यानी जो हमने डिफ्लेक्शन टाइप हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, तो वो जो वैल्यू बताएगा, जो मेथड यूज कर हो रही है उसका वैल्यू बताने के लिए, तो उसी को हम डिफ्लेक्शन टाइप मेथड कहते हैं। ओके, नाउ द एथ पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। सो in this method the value of quantity to be measured is combined with known value of the same quantity। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है, जो भी आपकी मेजर वैल्यू, वो वैल्यू
एक आपकी नोन वैल्यू के साथ कंबाइन करके आपको वैल्यू देगी। ओके, तो ये जो मेथड होती है हमारी, जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी और पहले से ही नोन क्वांटिटी होती है उसको कंबाइन करके आपको वैल्यू देती है, उसी मेथड को हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड कहते हैं। तो द कॉम्बिनेशन इज सो एडजस्टेड दैट the sum of these two values is equal to the predetermined comparison value। एग्जाम्पल के तौर पे डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय लिक्विड डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं? आपने थोड़ा फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं हम बारे में, कि जो आपका एक बाउल है उसके अंदर आपका पानी भरा हुआ है और आप एक कोई सॉलिड चीज उसमें डालते हैं सॉलिड चीज डालते हैं, तो जितना आप सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, जितना आपका सॉलिड का वॉल्यूम होता है उतना ही पानी आपका छलक के बर्तन से बाहर गिरता है। तो जो जितना छलका पानी आपका, जितना पानी आपका बाहर आया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा और जो आपका सॉलिड आपने पानी में डाला उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपका सेम होगा। ओके, तो उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड कहते हैं। आपने वो थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनी होगी कि जैसे जैसे वो कंकड़ डालता गया वैसे वैसे पानी ऊपर आता गया, सेम। तो जो वॉल्यूम आपका, जितना वॉल्यूम आपका कंकड़ का होगा उतने ही वॉल्यूम का पानी आपका डिस्प्लेस होगा। वो जो जिस ये मेजरमेंट की क्वांटिटी, ये मेजरमेंट के जो मेथड हम यूज करते हैं उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड कहते हैं। ओके, नाउ द लास्ट मेथड इज कॉन्टेक्टलेस मेथड। दिस मेथड is used for the measurement of without any touch or contact with the measured quantity। यानी इसका मतलब क्या है कि अब जो भी मेजरिंग क्वांटिटी है आपकी, उस उसके टच में आए बिना आप वो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे आप? कोई सेंसर हो गया आपका। ओके, तो जैसे आपका थर्मोमीटर होता है, अभी जो आपके मैक्सिमम हर जगह यूज हो रहा है आपका, समझ लीजिए कि आपका मैक्सिमम हर जगह यूज हो रहा है थर्मोमीटर, थर्मो स्कैनर जो आपका यूज हो रहा है, तो वो क्या है? आपका एक कॉन्टेक्टलेस मेथड है आपकी, कि आपका टेम्परेचर कितना है वो आपका मेजर करने की कॉन्टेक्टलेस मेथड है। ओके, तो उसी को हम कॉन्टेक्टलेस मेथड कहते हैं। ओके, तो गाय आपको सबको आई होप समझ में आ गया हो नौ की नौ मेथड की क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का हम देखेंगे कि आगे हमारा क्या है क्वांटिटी। थोड़ी बहुत हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है आपका। ओके, फिर थोड़ी बहुत डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान लेंगे कि मेजरमेंट में डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है आपकी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये सब जानेंगे एक्यूरेसी के बारे में, प्रिसीजन के बारे में, थोड़ी बहुत डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, देन उसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। ओके, सो